मैं समझता हूँ मेरे नाम के साथ मेरा काम भी है। और काम है बोल के नाम है। अगर काम नहीं होता तो शायद नाम भी नहीं होता। और आप इसी वजह से मेरे चेहरे के ऊपर आज भी इतनी रात को भी है तो मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और सुकून इस बात का है। और दूसरे कैंडिडेट्स के चेहरे देख लीजिएगा कि उनके फाख्ते उड़े हुए हैं। लोग मोहब्बत करते हैं तो लोग साथ देते हैं उसमें। उस वक्त मुझे अगर पता चल गया था कि किराड़पुरे के अंदर एक भी पत्थर किसी मुसलमान ने नहीं मारा था और वही बात समझने के लिए खैरे साहब को 2 साल लग गए, तो आप सोचिएगा कि खैरे साहब में और मेरे में कितना फ़र्क है। वो मेरे से 2 साल पीछे चल रहे हैं। ये दीवारें गिरने के बाद ही होगा उसमें। अगर इंडस्ट्री आना है तो किसी ऐसे शहर में नहीं आएंगे जहाँ पर माहौल ख़राब रहता है। अगर कोई और टूरिज़्म को हमको बढ़ावा देने का है तो कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर अपनी जान खतरे में डाल के यहाँ पे है तो ताजमहल और बीबी का मकबरा देखने के लिए नहीं आएगा करके। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड डेवलपमेंट है, उसके ऊपर काम किए हैं। ये कंपनी थी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष चंद्र साहब की कंपनी थी, जो जी न्यूज़ के भी मालिक थे। तो मैंने नया था, गया था, पत्रकारी था, 24 साल की पत्रकारी थी। तो भरी मीटिंग के अंदर बोल दिया मैंने कि फडणवीस साहब अगर इतना अच्छा कंपनी है, इतना अच्छा काम कर रही है तो आप नागपुर क्यों नहीं लेके जाते, हमारे हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हैं करके। मैंने बोला 50 किलोमीटर की दूर पे हमारा डैम है जैकवाड़ी, और कोई पहाड़ खोद के लाइन नहीं डालना है, सीधा रास्ता है, 50 किलोमीटर की लाइन है। तो अगर आप दिल पे ले ले तो 8 महीने से ज़्यादा 1 साल पकड़ लीजिए, 1 साल के अंदर ये काम मुकम्मल है। और वही दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब को बोलना था कि साहब मैं प्रधानमंत्री बनते हुए एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का है, 8,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग 2 साल के अंदर बना के उद्घाटन भी कर डाले। कंगना रनौत को भी बुला लिए वहाँ पे, राष्ट्रपति को नहीं। राष्ट्रपति कैसा बुलाते साहब, आप पूछ भी कैसा रहे, आप देशद्रोही कहलाएंगे अगर आप ये इस तरह की अगर बातें करेंगे। तो कब समझेगा ये देश? कौन बोलेगा इनके बारे में? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। किसी ने तो भी बोलना चाहिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉर्ड बुद्धा टीवी जो है ऐसे मुद्दों को उठाए साहब, कि अमित शाह साहब औरंगाबाद के चक्कर में पड़ो मत। यहाँ पे कुछ नहीं, दाल गलने वाली है भाजपा की। यहाँ का जो एमपी है उसको हिंदू भी वोट कर रहा है, दलित भी वोट कर रहा है, मुसलमान भी वोट कर रहे हैं, सरदारजिया रैली में भी आ जा रहे हैं, क्रिश्चियंस भी बोल रहे हैं हम वोट करेंगे करके। तो इधर अपनी दाल गलेंगी नहीं। बोले ज़रा जल्दी इधर आ करके ये ले, ये घंटी तेरे गले में बांध रहा करके तू लड़ ले। अब वो बोल रहा मेरे को हारने वाली सीट कहीं को दे रहे तुम। और पहले भी भाषण के अंदर क्या बोले कि हम महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 45 जीतेंगे। तो बोला मेरी कहीं को छोड़ा रे भाई। अच्छा। लड़ने से पहले कहीं को छोड़ा है, लड़ तो सही, उसके बाद ये करना उसमें। दर्शकों जय भीम नमो बुद्ध है। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गोई। दर्शकों आपको पता है पूरे देश भर में इस बार अब लोकसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है और इसी माहौल में हम आज मौजूद है। ये है छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद। जी हाँ, औरंगाबाद में ज़ोर शोर से ये लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और इसी में एक ऐसा शख्स जिसका सारे पूरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में यहाँ पे नाम ही नाम है और यही पहल करने के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पहुँचे उनके तब। और ये नाम है इम्तियाज़ जलील साहब। जी हाँ, MIM के इम्तियाज़ जलील साहब, जिनको पूरा भारतवर्ष जानता है। दर्शकों लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल यही चाहता है कि इस देश के बहुजन समाज को, इस देश के संविधान के लिए जो बंदा सही मायने में संसद में आवाज़ उठाता है, ऐसे बंदों को आपसे रूबरू कराना यह हमारा काम है। तो जानते हैं इस बार कैसा वातावरण है, किस प्रकार का माहौल है और ये जो ज़ोर शोर से यहाँ पे प्रचार की प्रक्रिया चालू है, ये पूरी तहकीकत हम करेंगे इम्तियाज़ जलील साहब से। साहब जय भीम नमो बुद्धा है। जय भीम। आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। साहब जो थोड़ा सा हमारे दर्शक पूरे देश भर आपको देख रहे कि बताइए कि किस प्रकार का वातावरण ये छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के ये पूरे निर्वाचन क्षेत्र में चल रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन जिस तरीके से दिया है, आपने कहा है कि हर जगह के ऊपर मेरा नाम ही नाम है। मैं समझता हूँ मेरे नाम के साथ मेरा काम भी है। और काम है बोल के नाम है। अगर काम नहीं होता तो शायद नाम भी नहीं होता। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि 10 साल
आप राजनीति के अंदर रहते हैं, 5 साल एक आमदार बोल के रहते हैं, 5 साल खासदार बोल के रहते हैं, और कहीं एक दिन ऐसा नहीं होता है कि आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद के अंदर घट जाते हैं, बल्कि हर रोज़ वो तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये किस बुनियाद के ऊपर हो रहा है कि जब वो देखते हैं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, आप काम करते वक्त ये नहीं देख रहे हैं कि आप काम कोई एक जाति के लिए कर रहे हैं या एक धर्म के लिए कर रहे हैं, आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू करते हैं। और आप इसी वजह से मेरे चेहरे के ऊपर आज भी इतनी रात को भी है तो मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और सुकून इस बात का है। और दूसरे कैंडिडेट्स के चेहरे देख लीजिएगा कि उनके फाख्ते उड़े हुए हैं। लोग मोहब्बत करते हैं तो लोग साथ देते हैं उसमें। साहब जी, मेरा और एक कहना आपको रहेगा कि दर्शकों आपको बताओ कि अभी रात के 2 बजे हैं और 2 बजने के बावजूद भी यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब के चेहरे पे जो रौनक यहाँ पे दिखाई देती है, जो यहाँ पे मुस्कुराहट है, और साथ ही साथ लोगों के लिए काम करने की जो उम्मीद आज भी इतनी रात के बाद यहाँ पे जागृत हुई दिखाई देती है। मेरा सवाल ये रहेगा कि वैसा सही मायने में देखा जाए तो ये छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद का ये निर्वाचन क्षेत्र आपका लोकसभा, यहाँ पे जब से आप एमपी बने हों, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक भी ऐसी कोई जातिवादी दंगल नहीं हुई, लेकिन इसके पहले यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसले होते थे। क्या बात है, कैसा आपने ये पूरा हल किया? देखिए, कुछ सियासी पार्टियां जो है वो जाति और धर्म के नाम के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आ रहे हैं। औरंगाबाद में जब शिवसेना थी तो उनका पूरा राजनीतिक अस्तित्व जो था वो इसी मुद्दे के ऊपर था कि जाति धर्म के अंदर तेढ़ निर्माण करना, दरारें और दीवारें पैदा करना और अपना राजनीतिक स्वार्थ जितना भी है वो पा लेना हर 5 साल के बाद उसमें। अब वो ख़त्म हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि जो कट्टर शिवसेना के नेता भी थे तो वो मुसलमानों को कह रहे हैं नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने से इतना अच्छा होता है। फिर वो कह रहे हैं कि किराड़पुरे में है तो कोई भी, मैं तो उसी वक्त कह रहा था कि किराड़पुरे के अंदर कोई भी मुसलमान ने पत्थर नहीं मारा था उसके अंदर। उसी वक्त अगर खैरे साहब अगर पुलिस के अंदर लेटर लिखते जैसा मैंने लिखा था कि उसकी इंक्वायरी करो तो पता चल जाता था। उस वक्त मुझे अगर पता चल गया था कि किराड़पुरे के अंदर एक भी पत्थर किसी मुसलमान ने नहीं मारा था और वही बात समझने के लिए खैरे साहब को 2 साल लग गए, तो आप सोचिएगा कि खैरे साहब में और मेरे में कितना फ़र्क है। वो मेरे से 2 साल पीछे चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उनको मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 लोकसभा का यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस है और आप गए पिछले 5 साल यहाँ पे रहे और उसमें से मेरे ख्याल से आपके 2 साल तो मेरे ख्याल से कोरोना में चले गए होंगे। तो 3 साल में कौन कौन से काम यहाँ पे पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए? सब मैं समझता हूँ कि मेरे शहर और मेरे ज़िले की अगर हम बात करें तो आप मुझसे कहेंगे कि साहब आपने कितने रोड बनाए हैं, कितने सभागृह बनाए हैं और कौन कौन से ऐसे काम किए हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा महत्व ना देते हुए, क्योंकि ये काम अगर इम्तियाज़ जलील अगर नहीं करता तो शायद मेरे कॉरपोरेटर्स, अगर महानगर पालिका अगर होती अभी तो ये रास्ते जो है मेरे कॉरपोरेटर्स ही बना देते। अगर आमदारकी का इलेक्शन होता तो आमदार बना देते हैं उसका। मैंने इस शहर के अंदर अगर कोई काम किया हूँ हाँ, जो मेरे दिल को तसल्ली देता है, इस शहर की जो पहचान हुआ करती थी जिसका उल्लेख आपने किया है कि यहाँ पर हमेशा जाति दंगे हुआ करते थे, तो मैंने उन जाति धर्म और मज़हब की बड़ी बड़ी जो दीवारें खड़ी की गई थी वो दीवारों को गिराने का काम किया, वो गिराने का काम किया हूँ मैंने। और मैं समझता हूँ कि सारा डेवलपमेंट हाँ ये दीवारें गिरने के बाद ही होगा उसमें। बिल्कुल। अगर इंडस्ट्री आना है तो किसी ऐसे शहर में नहीं आएंगे जहाँ पर माहौल ख़राब रहता है। अगर कोई और टूरिज़्म को हमको बढ़ावा देने का है तो कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर अपनी जान ख़तरे में डाल के यहाँ पे है तो ताजमहल और बीबी का मकबरा देखने के लिए नहीं आएगा करके। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड डेवलपमेंट है, उसके ऊपर काम किए हैं। बाकी और भी बहुत सारे काम है तो जो मैंने किताब छाप रहा हूँ, तकरीबन 60-70 पेज की किताब है। अब मैं कहने के लिए तो बोल डालूँगा साहब मैंने ये बनाया, मैंने वो भी बनाया, ये भी किया, वो भी किया, तो लोग बोलेंगे क्या वो झूठ बोल रहा है भैया। हाँ तो मैंने किताब निकाला हूँ और उस किताब के अंदर पूरे फोटोग्राफ समेत कितना पैसा कहाँ पे लगाया है करके, क्योंकि ये जनता का पैसा होता है, मेरा नहीं होता है। कि जब आपको एक फ़ंड मिलता है डेवलपमेंट के लिए तो वो फ़ंड को मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया है, क्या क्या काम किया है, वो किताब के ज़रिए मैं एक एक घर तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप पढ़िए उसको, अगर आपको पसंद आए तो वो किताब रखिएगा, नहीं तो ऐसा फाड़ दीजिएगा और बोलेंगे कि इम्तियाज़ जलील बकवास है, मैं कैसे दूसरे कैंडिडेट का साथ देता हूँ करके उसमें।
साहब जो दूसरा एक सवाल मेरा कि जैसे देखा जाए तो ये तुम्हारा छत्रपति संभाजी नगर का जो शहर है यानी कि औरंगाबाद, यहाँ पे पानी की बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि बाजू में यहाँ पे जायकवाड़ी पैठन का बहुत बड़ा यहाँ पे तालाब होने के बावजूद भी यहाँ पे 10-10, 12-12 दिन यहाँ पे कुछ दिन पहले या पानी नहीं आता था। पानी के समस्या कैसा हल हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से हमने 12 साल हमारे जो बर्बाद किए हैं पानी को लेकर, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक सियासत भी थी और उसके पीछे बहुत बड़ा एक कमर्शियल इंटरेस्ट भी था। अब किसका कमर्शियल इंटरेस्ट था? तो उस वक्त के जितने आमदार थे, जितने खासदार थे और जितने महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारी थे, ये सब लोग पार्टनर बन गए। एक कंपनी को लेकर आए, एक कंपनी जिसको प्राइवेट कंपनी जो यहाँ के पूरे पानी का ठेका लेना चाहती थी, और हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा शहर होता कि जहाँ पर पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जा रहा था। अब इनका 20 साल का टेंडर फ्लोट करना था, महानगर पालिका 20 साल है तो वो कंपनी को पैसा देती थी और उसमें से हिस्सेवारी जो है उस वक्त के आमदार को मिलते थे, उस वक्त के खासदार को मिलते थे, तो सबका कमर्शियल इंटरेस्ट था। अब ये सारे जड़ कहाँ पे आके रुकती थी? ये कंपनी थी किसकी? अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं, शिवसेना के नेताओं से पूछे, भाजपा के नेताओं से पूछे, उनका जवाब क्या रहेगा मालूम क्या? हमको मालूम नहीं किसकी कंपनी थी करके। मैं बताता हूं आपको, ये कंपनी थी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष चंद्र साहब की कंपनी थी, जो जी न्यूज़ के भी मालिक थे। अब उन्होंने ऊपर से दिल्ली से प्रेशर लेके आए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कि अपना बंदा है, इसको कोई ऐसे शहर का पानी का ठेका दे डालो कि जहां पर है तो उसका कोई विरोध नहीं करे। तो उन्होंने औरंगाबाद पकड़ लिया। अब औरंगाबाद क्यों पकड़ लिया? तो बड़े सस्ते में हमारे नेता बिक जाते हैं यहाँ पर, चंद टुकड़े फेंक डालो तो वो जबान चाटना शुरू कर डालते हैं उसमें। तो उनके लिए औरंगाबाद बड़ा आसान था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वो टाइम के ऊपर इम्तियाज़ जलील आमदार बन जाएगा करके। तो इम्तियाज़ जलील डट कर खड़ा रहा वहाँ पे। एक मीटिंग के अंदर, भरी मीटिंग के अंदर देवेंद्र फडणवीस साहब को मैंने बोला, जब उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ साहब आप इसका विरोध मत करिए, ये इतनी अच्छी कंपनी है, शहर को पानी देने वाली है, तो मैंने नया था, गया था, पत्रकारी था, 24 साल की पत्रकारिता थी, तो भरी मीटिंग के अंदर बोल दिया मैंने कि फडणवीस साहब अगर इतना अच्छा कंपनी है, इतना अच्छा काम कर रही है, तो आप नागपुर क्यों नहीं लेके जाते? हमारे पास हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हैं करके। तो बस वो बड़ा चिढ़ गए थे, बोले शहर को पानी नहीं मिलेगा करके। उसमें मैंने बोला 50 किलोमीटर की दूर पे हमारा डैम है जायकवाड़ी, और कोई पहाड़ खोद के लाइन नहीं डालना है, सीधा रास्ता है, 50 किलोमीटर की लाइन है। तो अगर आप दिल पे ले ले तो 8 महीने से ज़्यादा 1 साल पकड़ लीजिए, 1 साल के अंदर ये काम मुकम्मल। हाँ, 10-10 साल से खोदते बैठे हैं सिर्फ लाइन डालने के लिए। हाँ, और वही दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब को बोलना था कि साहब मैं प्रधानमंत्री बनते हुए एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का है, 8,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग 2 साल के अंदर बना के उद्घाटन भी कर डाले। कंगना रनौत को भी बुला लिए वहाँ पे। लेकिन ऊपर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति कैसा बुलाते साहब? आप पूछ भी कैसा रहे, आप देशद्रोही कहलाएंगे अगर आप ये इस तरह की अगर बातें करेंगे तो। क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना, वो शेड्यूल ट्राइब की एक महिला है, तो उनका नाम सिर्फ भाषणों के हद तक अच्छा रहेगा कि देखो भाइयों और बहनों, हमने एक शेड्यूल ट्राइब महिला को हमने राष्ट्रपति हाँ देश की राष्ट्रपति बनाए हैं, खुश पब्लिक तालियां बजा ले रही शेड्यूल ट्राइब। लेकिन पार्लियामेंट हाउस से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर राष्ट्रपति भवन है। जब उसका उद्घाटन किया गया तो कंगना रनौत मैडम वहाँ पे टहल रही थी, बहुत सारी हीरोइंस वहाँ पे टहल रही थी, और हमारी जो राष्ट्रपति है, जो शेड्यूल ट्राइब लेडी है, उन्हें दावत नहीं दी गई है। कब समझेगा ये देश? कौन बोलेगा इनके बारे में? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। किसी ने तो ये बोलना चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉर्ड बुद्धा टीवी जो है ऐसे मुद्दों को उठाए साहब। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के कैमरे के बीच में आ जाते हैं। आपको पता है कि देश में गए 10 साल में बहुत सारे ऐसे इशू है, ऐसे मुद्दे हैं कि जो लोगों को भी अभी विचार करने में मजबूर कर रहे हैं। जैसे कि अग्निवीर की एक स्कीम यहाँ पे निकाली गई, उस समय में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता था। अब किसान की क्या हालत है, और इस देश का जवान, जैसे कि अभी एक दूसरा झमेला चल रहा है यहाँ पे कि आपके बार 400 पार, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? ख्वाब तो आप भी देख सकते हैं ना साहब, मैं भी ख्वाब देख सकता हूं। ये 400 का जो आंकड़ा है, ये कहीं पुलवामा में तो कहीं मिलीभगत नहीं है, क्योंकि 400 किलो आरडीएक्स था। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, 400 पार करेंगे बोले तो उनके सबसे बड़े 2 नंबर के जो नेता है अमित शाह साहब, वो यहाँ पर आए
जी। तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। यहाँ पे चुनावी प्रचार की उन्होंने देश के चुनावी प्रचार की शुरुआत किया। सांस्कृतिक मंडल के ऊपर किराए के लोग बुलाए, गाड़ियाँ भेजे, पैसा दिए, लोगों को लाके बिठाए और वहाँ पे आके इतना अच्छा भाषण ठोके। बोले दिल्ली में लोग मुझसे पूछते हैं यहाँ का MP कौन है, तो मुझे बोलना पड़ता है MIM का है। MIM के MP को उखाड़ के फेंकना है, यहाँ से कमल को खिलाना है और यहाँ से कमल को दिल्ली को भेजना है। अब पब्लिक दिल में बोल रही नहीं, हमारा MP बहुत अच्छा है, उसको कहीं नहीं भेजने का है करके उसमें। तो ये हुआ कि उन्होंने बोल के तो चले गए। अब मैं रोज़ इंतज़ार कर रहा कि मेरे को उखाड़ के कौन फेंकने वाला है करके, मैं रोज़ इंतज़ार कर रहा इनका कमल कब खिलने वाला है, कब यहाँ से वो दिल्ली को भेजने वाले हैं। लेकिन जब उनका भाषण ख़त्म हुआ तो शायद रात में उनको IB के लोगों ने कान में फूके कि अमित शाह साहब औरंगाबाद के चक्कर में पड़ो मत, यहाँ पे कुछ नहीं, दाल गलने वाली है भाजपा की। यहाँ का जो MP है उसको हिंदू भी वोट कर रहा है, दलित भी वोट कर रहा है, मुसलमान भी वोट कर रहे हैं, सरदार जिया रैली में भी आ जा रहे है, क्रिश्चियंस भी बोल रहे हैं हम वोट करेंगे करके, तो इधर अपनी दाल गलेंगी नहीं। तो बेचारा अमित शाह ने इतना बड़ा भाषण तो ठोक डाले थे। अब कुछ तो करना, तो उन्हें ढूंढ रहे थे कि किसके गले में घंटी बांधू करके। बेचारे एकनाथ शिंदे साहब सामने नजर आ गए, बोले जरा जल्दी इधर आ करके, ये ले ये घंटी तेरे गले में बांध रहा करके, तू लड़ ले। अब वो बोल रहा मेरे को हारने वाली सीट कहीं को दे रहे तुम। और पहले भी भाषण के अंदर क्या बोले कि हम महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 45 जीतेंगे। तो मैं बोला मेरी कहीं को छोड़ा रे भाई। अच्छा। लड़ने से पहले कहीं को छोड़ा है, लड़ तो सही, उसके बाद ये करना उसमें। लेकिन चले के साथ देखो क्या है, बोलने के लिए तो अब इम्तियाज़ जलील भी बोल सकता है, इम्तियाज़ जलील भी बोल सकता है कुछ भी। 4 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे ना, तब समझ में आएगा भाइयों बहनों ये क्या हो गया, कहाँ गए मेरे सीटा। साहब जी, दूसरा एक सवाल मेरा रहेगा कि आप देश में ऐसा माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि संविधान जो बाबा साहब की बदौलत, और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप भी यहाँ पे बात करें MP बोल के, तो ये सब देन बाबा साहब के संविधान की। लेकिन आज इस देश में ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है कि ये देश में संविधान खतरे में है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सब खतरे में नहीं है, उन्होंने साफ है तो अपने तौर के ऊपर अपने ज़बान से उनके नेताओं ने ये साफ तरीके से कहना शुरू कर दिया है कि हमारी सत्ता अगर आएगी तो हम संविधान बदलेंगे। और मैं अगर ये झूठ बोल रहा हूँगा तो आपके कैमरे को बोलिएगा, ये साहब है राजस्थान के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के करोड़ीमल मीना। अब इससे ज़्यादा 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो क्या कह रहे हैं, हम 400 आएंगे तो हम संविधान को भी बदल देंगे और आरक्षण को ख़त्म कर देंगे उसमें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर कि मतलब आज अगर जो वंचित घटक है जिसके अंदर हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, ये कब अपने आप को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएंगे? हम बटे हुए हैं तो इनकी हिम्मत हो रही है, हाँ, वरना एक करोड़ीमल को तो हम कीड़े की तरह मसल दें उसके अंदर, ऐसी हालत है उसमें। लेकिन हम बटे हुए हैं बोल के इनकी हिम्मत ऐसी हो रही है कि संविधान को बदल देंगे। हाँ, इस देश के अंदर जब तक बाबा साहब को मानने वाला मुसलमान और दलित जिंदा है तो इनका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहने वाला है इसमें। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा TV चैनल पे ये जो यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, यही इम्तियाज़ जलील साहब जो छत्रपति संभाजी नगर यहाँ का जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, इसके लिए आप या प्रत्याशी बोल के यहाँ पे खड़े हैं। और साथ ही साथ मेरा दूसरा एक सवाल यहाँ पे है कि जो पूरे समाज को भी यहाँ पे दिखाई देता है कि पिछले बार हम लोगों ने देखे यहाँ पे वंचित और MIM की यहाँ पे युति थी, उनका गठबंधन था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को यानी कि समाज को साथ में साथ दिखाई नहीं दे रहे, लोग कंफ्यूज है? नहीं, समाज है सर मेरे साथ जी, आप देख लीजिएगा, समाज मेरे साथ है जी। क्योंकि अब आपने क्या किए है कि आपको एक अम्बेडकरवादी अम्बेडकरी मूवमेंट के किसी कैंडिडेट को दिए होते टिकट, हाँ, तो समाज आपके साथ खड़े रहता था साहब। हाँ, आप कोई तो भी चिल्लर को लेके आ जाते हैं, जुए और ये नाचने ये वो वाले। अब आप कैसा एक्सपेक्ट करेंगे कि साहब कि कोई भी समाज कैसा एक्सपेक्ट करेगा? वो कोई नाचने गाने वाली जगह तो है नहीं, उसके अंदर थिरकने वाली जगह तो है नहीं, मुजरा करने वाली जगह तो है नहीं वहाँ पे। हाँ, वो पार्लियामेंट है जहाँ पर देश के कायदे कानून बनाए जाते हैं और वो साहब पूरा बस
जिस तरह से वहाँ पे नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि मैं 400, इन्हों बोल रहा मैं निकल गया करके, और मैं बोल रहा हूँ इन्हों निकल गए। अच्छा जी मतलब निकल गए बोले तो उसका दूसरा अर्थ जो है वो हिसाब से बोलो। जी दर्शकों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा यहाँ पे जो इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा लगता है कि बात करते लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जिनके ऊपर हम फोकस डालना चाहते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ये बाबा साहब के संविधान के बारे में, ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ये लोगों के बारे में, जनता के जो इशू होते हैं, समस्याओं के बारे में बिल्कुल निडर होकर पूरे देश भर में यहाँ पे ये चैनल काम करता है, क्योंकि पूरे देश के 22 राज्यों में ये चैनल नेशनल लेवल पे दिखाई देता है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम इम्तियाज़ जलील साहब को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जाते जाते मेरा एक सवाल रहेगा कि किस प्रकार की आइडियोलॉजी आपकी इस छत्रपति संभाजी नगर के निर्वाचन क्षेत्र के लिए है, और क्या क्या करना चाहती इन लोगों के लिए, सबके लिए, जैसे कि बेरोजगारी है, महिलाओं के लिए है, बहुत सारे इशू आज भी 10 साल होने के बावजूद भी यहाँ पे खड़े कर चुके हैं लोग। कैसा ये सब मुद्दे को यहाँ पे हल करेंगे साहब इंशाल्लाह। 4 जून के बाद 4 जून और 5 जून जो है, ये सब लड़कों को बोल दिया हूँ मैंने, फुल तैयारी से आ जाना है। देश का सबसे बड़ा जश्न यहाँ पे मनाने वाले हैं, देश का सबसे बड़ा जश्न। और आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा उसमें। हाँ, और उस जश्न के अंदर आपको सिर्फ एक रंग नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे हरा रंग भी उड़ता हुआ नज़र आएगा, वहाँ पर नीला रंग भी उड़ता हुआ नज़र आएगा, भगवा रंग भी उड़ता नज़र आएगा, पीला रंग भी आएगा करके। ये हमने शहर को इस तरह से, हमारे देश का जो एक खूबसूरत कंसेप्ट है उसको हमारे शहर के अंदर हमने विजुअलाइज करके देखा है। उसके ना बाकी जो काम है वो चलते रहेंगे साहब, जब तक मैं और आप गले मिलते नहीं रहेंगे, हाथ में हाथ डालते के नहीं रहेंगे। हाँ, वरना तू हिंदू, ये मुसलमान, ये मराठा, ये धनगर, ये यही काम करते आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी का यही काम है, यही एजेंडा है, उसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और हम उनके पूरे इन मंसूबों को नाकामयाब कर रहे हैं। दर्शकों, बाबा साहब का संविधान इस देश के हर एक जाति धर्म को, शोषित पीड़ित वंचित घटकों को, यहाँ पे हर एक दबे हुए तबके को उभर कर सामने लाना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान हर एक को रिजर्वेशन के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से उसको खड़ा करना चाहता है। लेकिन आपने देखा कि पिछले कई सालों से इस देश में जो यहाँ पे धर्म के नाम के, पाखंडवाद के नाम पे, पंथों के नाम पे लोगों में यहाँ पे भिड़ाया जा रहा है। लोगों में अलग अलग करने की यहाँ पे प्रवृत्ति जागरूक होती दिखाई दे रही है। यहाँ को आपको पता हो यहाँ पे कि औरतों को नचाना और गाय को बचाना, इस प्रकार का भी एक नया माहौल खड़ा करने का प्रयास होता है। तो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पहल करता है कि अगर सही मायने में 75 साल में देश के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने, बाबा साहब के लेखनी के माध्यम से हर एक इंसान का यहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो चुका है, तो यह संविधान यहाँ पे जीवित होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बाबा साहब के संविधान की ये जो प्रक्रिया यहाँ पे हो रही, लोकसभा चुनाव 2024 का, और इसमें ऐसे जो लोग होंगे जो सही मायने में संविधान की रक्षा करेंगे, साथ ही साथ इस देश की जनता, इसे आबादित रहना है, इसे आरोग्यदायी रखना है, और साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट करना है, यह सोच रखने वाले लोगों को आपको चुन के देना है। क्योंकि बाबा साहब का ये संविधान आपको देता है राइट टू वोट, यानी कि मत का अधिकार, और ये मत का अधिकार आपको यहाँ पे जताना है, साबित करना है। तो जाते जाते सर मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, हमें फ़ख्र है कि आप पत्रकार होने के बावजूद भी इस प्रकार की ये मुकाम हासिल किया है। क्योंकि पत्रकार के लिए, हमारे सब पत्रकारों के लिए एक अच्छी खासियत है कि हमारा एक पत्रकार एमपी बनकर वहाँ पे संसद में एक शेर के जैसे यहाँ पे गुर्राता है, क्योंकि लोगों तक डराता है और उनको पता है कि ये संविधान की भाषा बोलता है। तो हमें भी फ़ख्र है। लेकिन जाते जाते कि आप किस प्रकार का अपील पूरे जनता को, देशवासियों को, साथ ही साथ महाराष्ट्र के लोगों को, और अपने छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को क्या अपील करेंगे? मैं औरंगाबाद की आवाम से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर हमने इस शहर में पिछले 25-30 सालों के इलेक्शन अगर हमने पानी के ऊपर लड़ा होता, तो आज हमें पानी के लिए तरसना नहीं पड़ा होता। अगर रोज़गार के लिए लड़ा होता हमने, तो आज बेरोज़गारी इतनी दिखाई नहीं देती थी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अगर हम बात करते थे, जब भी इलेक्शन आया तो हमने जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, खान बान, इन्हीं मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। तो किसी को कोई शिकायत करने का मौका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर में जनता जो है वो अपना नेता चुनती है, कोई आसमान से टपक के आता नहीं है उसमें। और अगर कोई नेता अगर काम कर रहा है तो उसका साथ दीजिएगा। मुझसे बेहतर अगर कोई है, जो मुझसे पढ़ा लिखा है, जो मुझसे बेहतर लोकसभा के अंदर तुम्हारे मुद्दों को लेकर जाके वहाँ पर तुम्हारी आवाज़ बन सकता है, तो तुम मुझे वोट मत दीजिए, तुम उसे वोट दीजिए।
लेकिन सिर्फ जाति, धर्म और मज़हब के नाम के ऊपर इलेक्शन के अंदर हिस्सेदारी करना बंद कर दीजिएगा उसके अंदर। दर्शकों, इतनी अच्छी यहाँ पे अपील पूरे यहाँ पे मतदाताओं को, देशवासियों को और साथ ही साथ पूरे भारत की जनता को यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब ने की है कि हमें इंसान को इंसान में यहाँ पे कायम रखना है, उनको तोड़ना नहीं है धर्म के, जात के और पंथ के नाम से। और यही राष्ट्र की एकता है। बाबा साहब यही कहते थे कि आई एम फर्स्ट इंडियन, आई एम लास्ट इंडियन। और यही राष्ट्रीयता अगर हर एक के दिल में रहेगी तो ये भारत देश मेरा है, हम इस देश के कौम हैं, इस प्रकार का एक हमें तजुर्बा मिलेगा। आज सर आप इतना कीमती समय, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पूरा यहाँ पे चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन आज रात के 3 बज रहे, इतने समय में आपने ये टाइम निकाला, समय निकाला, लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ आप रूबरू हो चुके हैं और पूरा देश आपको देख रहा है। आप आए, आपका धन्यवाद। और साथ ही साथ दर्शकों, इसी प्रकार और दूसरे किसी व्यक्ति से आपको रूबरू कराते रहेंगे और मंगल कामना करते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से ज़्यादा वोट से यहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब चुनकर आए और आप सभी को भी यहाँ पे एक संदेश देते हैं। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और कैमरामैन इसके लिए सौराज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। जय भीम। जय भीम, जय भीम सर। जी जी, थैंक यू।